हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्टडी विद एन के सिंह यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण संविधान की प्रस्तावना का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली गई, उसकी भाषा कहाँ से उद्धृत है, प्रस्तावना का आधार क्या है, संविधान सभा में प्रस्तावना को लेकर किन किन मुद्दों पर बहस हुई, प्रस्तावना का पाठ एवं उनमें निहित शब्दों का अर्थ क्या है, स्रोत और संप्रभुता को लेकर के विवाद क्या है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य विवाद क्या हैं और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना। Preamble is a brief introductory statement in a document that explains the document's philosophy and objectives. In other words, we can say preamble is a key part of the constitution that explains the framer's intentions and the constitution's overall purpose. अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है जो उन उद्देश्यों, सिद्धांतों और आदर्शों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान आधारित है। या फिर हम ये कहें किसी दस्तावेज जैसे संविधान की उद्देशिका, उस दस्तावेज के आरंभ में अभिव्यक्त वह कथन है जो उस दस्तावेज के उद्देश्यों एवं उनमें अंतर्निहित दर्शन को प्रस्तुत करता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान के पूरे दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। संविधान के पूरे दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रस्तावना की अवधारणा को कहां से लिया गया है, अर्थात प्रस्तावना का विचार। जैसा कि हम जानते हैं, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका था। बाद में अन्य देशों ने भी इसे अपने संविधान में शामिल करना शुरू किया और भारत भी उनमें से एक था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन was the first constitution to begin with the preamble. प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि प्रस्तावना की मूल भावना स्रोत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत है। संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड and moved by Pandit Jawaharlal Nehru
on 13th December 1946 and adopted on 22nd January 1947. आधार नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश उद्देश्य प्रस्ताव है। जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जब संविधान सभा प्रस्तावना पर बहस कर रही थी तो भारत का नाम बदलकर भारतीय समाजवादी गणराज्यों का संघ रखने का तर्क दिया गया, मानो भारत यूएसएसआर की नकल कर रहा हो। हालांकि कुछ सदस्य इससे सहमत नहीं थे। संविधान सभा में इस बात पर भी बहस हुई कि क्या प्रस्तावना में ईश्वर और गांधी का नाम शामिल किया जाए या नहीं। संविधान सभा के एक सदस्य एच.वी. कामत ने प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावना की शुरुआत ईश्वर के नाम से होनी चाहिए, लेकिन 68 मेंबर्स ने ईश्वर के खिलाफ वोट दिया। जब ईश्वर के खिलाफ वोट दिया गया तो हताश होकर के एच.वी. कामत ने यह टिप्पणी की, यह सर हमारे इतिहास में एक काला दिन है। भगवान भारत को बचाए। जबकि प्रस्तावना में गांधी का नाम शामिल करने के सुझाव को संविधान सभा के एक सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने ये महसूस किया कि यह सड़ा हुआ संविधान जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मामलों और भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है, यह गांधीवादी प्रकृति का संविधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यह गांधीवादी प्रकृति का संविधान होता तो मैं सबसे पहले अपना समर्थन देता। क्योंकि यह संविधान गांधीवाद से दूर है, अतः मैं नहीं चाहता कि इस सड़े हुए संविधान में महात्मा गांधी का नाम घसीटा जाए। तो यह कुछ मुद्दे थे जिन पर संविधान सभा में चर्चा हुई। थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। के.एम. मुंशी
ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री अर्थात पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा प्रदान की है। के एम मुंशी। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा प्रदान की। के एम मुंशी का एक कथन और देखते हैं। के एम मुंशी के अनुसार संविधान की प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एन ए पालकीवाला, एन ए पालकीवाला। संविधान का परिचय पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है। यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है
जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो ये कुछ कथन थे पंडित ठाकुर दास भार्गव के। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री हैं सर अर्नेस्ट बार्कर। सर अर्नेस्ट बार्कर सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना को लिखने वालों को बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में इसका शुरुआत में वर्णन किया है। प्रस्तावना लिखने वालों को बुद्धिजीवी कहकर सम्मान दिया। बार्कर महोदय ने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। कुंजी नोट। तो ये थे कुछ प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। हमारा अगला बिंदु होगा कि प्रस्तावना का पाठ क्या है और उसमें अंतर्निहित शब्दों के अर्थ क्या है। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी हमारी प्रस्तावना। अब हम देखेंगे प्रस्तावना में निहित शब्दों के अर्थ क्या हैं। अर्थात हमें प्रस्तावना से किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त होती है संविधान की शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत। सोर्स ऑफ अथॉरिटी। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता है। इट derives authority from the people of India. दूसरी हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है कि
भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सॉवरेन है। समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष अर्थात सेकुलर, लोकतंत्रात्मक अर्थात डेमोक्रेटिक, एंड गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक। नेचर ऑफ स्टेट: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। प्रस्तावना से हमें और क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो हमारा अगला बिंदु है ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्य। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमारी प्रस्तावना के कुछ उद्देश्य हैं। और अगली जानकारी हमें प्राप्त होती है संविधान के अंगीकृत होने की तिथि। संविधान के अंगीकृत होने की तिथि अर्थात डेट ऑफ एडॉप्शन। दैट इज 26 नवंबर 1949। तो ये थे प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव्स और डेट ऑफ एडॉप्शन। अब प्रस्तावना में निहित शब्दों की व्याख्या क्या है, हमारा अगला बिंदु यही होगा। निहित शब्दों की व्याख्या से पहले स्रोत और संप्रभुता को लेकर के जो कुछ विवाद हैं उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला विवाद है स्रोत को लेकर के विवाद। स्रोत को लेकर विवाद। अर्थात
संविधान सभा का वयस्क मताधिकार अपने प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए निर्वाचन नहीं। संविधान सभा का वयस्क मताधिकार अधिक प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए निर्वाचन नहीं। एक विवाद है जो स्रोत को लेकर के उपस्थित हुआ। जब प्रत्यक्ष तौर पर संविधान सभा का चुनाव लोगों ने नहीं किया, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, वैसी संविधान सभा जो प्रत्यक्ष लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई, वयस्क मताधिकार के जरिए नहीं चुनी गई, तो उस सभा के द्वारा बनाए गए संविधान को हम कैसे मान लें कि वो संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। जब हम इसका सटीक और गहनतम विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस वयस्क मताधिकार को लेकर मांग कर रही थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनाव हो, लेकिन यह प्रोसेस इतना लेंदी होता कि शक्ति के हस्तांतरण में अर्थात ट्रांसफर ऑफ पावर में बहुत अधिक समय लग जाता। इसलिए कांग्रेस ने कंप्रोमाइज कर लिया कि ठीक है, यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता तो भी कमोवेश यही लोग चुन करके आते, क्योंकि ये उस समय के बड़े नेता थे जो पहले से ही संविधान सभा में मौजूद थे। और इस बात की पुष्टि 1952 के आम चुनावों में हो गई, जब यही लोग चुनकर के संविधान सभा में आए। तो अगर देखा जाए तो संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। तो स्रोत को लेकर के यह एक विवाद था। आगे संप्रभुता को लेकर विवाद है और अन्य बहुत से पहलू हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। जय हिंद।